नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं भूकंप को लेकर, भूकंप, राहत और बचाव की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भूकंप इन दिनों हमने सभी ने एक्सपीरियंस किया है। इसके पीछे क्या कुछ कारण हैं और खासकर जब हम इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तो भूकंप को लेकर, भूकंप के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए भारत, यहाँ की जो तकनीक है वो कितना तैयार है। हम इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत क्या इस प्राकृतिक आपदा को लेकर कितना तैयार है, कितना संजीदा है और हमारे जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको लेकर कितने मजबूती से इस प्राकृतिक आपदा को सामना करने के लिए कितने मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं कमल किशोर जी, जो कि मेंबर हैं और सचिव भी हैं एनडीए में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत खास कार्यक्रम में। हमारे साथ रवि सिन्हा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आईआईटी मुंबई से हैं और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ है CVR मूर्ति जी, जो कि प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास से। कमल सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स का सामना भारत कर रहा है। भारत और यहाँ की तकनीक, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं आपदा को न्यूनीकरण करने की दिशा में, हम कितने तैयार हैं उसके लिए? देखिए, जहाँ तक भूकंप का सवाल है, हमारे देश का करीब 60% हिस्सा मध्यम से तीव्र भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में आता है और इस 60% इलाके में 75% देश की जनता रहती है। तो हमारे लिए भूकंप से सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इसमें पिछले कुछ दशकों में हमने काफी प्रोग्रेस की है, काफी प्रगति की है। मैं पहले शुरू करूं रिस्पॉन्स से। अभी हमारे यहाँ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो 12 बटालियंस हैं और 4 और बन रही हैं, सब में डेडिकेटेड कैपेसिटी है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू करने की। कैनाइन फोर्सेस हैं, जो कुत्तों की जो फौज रहती है, जो डॉग्स जो स्निफ करके लोगों को निकालते हैं। तो काफी रिस्पॉन्स कैपेसिटी मजबूत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में काफी प्रगति हुई है। हमारे कोड्स अप टू डेट किए गए हैं। हमको और भी सतत प्रयास करने की जरूरत है कि कैसे जो हमारे यहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो कोड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उनका कंप्लायंस बढ़े, उनके लिए सोशल डिमांड बढ़े। लोग जो भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं, वो जब घर खरीदें तो बिल्डर से पूछें कि ये घर क्या कोड कंप्लायंट है, क्या ये बेस्ट पॉसिबल तरीके से बनाया गया है कि इस इलाके में आने वाले भूकंप को सह सके। तो इस दिशा में और भी प्रयास करने की जरूरत है। रवि सर, चूंकि तकनीक की जब बात आती है, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी, चाहे वो आम आदमी हो, सरकार हो, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके सामने एक ये चुनौती होती है कि हमारे पास वो तकनीक है कि नहीं। आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारत के पास क्या वो तकनीक है और क्या हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि वैश्विक स्तर पर इस तरह की तकनीक हो जिसको कि अगर हमें कल की तारीख में अगर जरूरत पड़े तो हम उसको ले सकते हैं और यहाँ पे उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं? तो यदि हम भूकंप में क्या होता है उसका अपने हिस्ट्री देखें तो आधे से ज़्यादा जो फेटैलिटीज़ होते हैं, जो मौतें होती हैं, वो बिल्डिंग के गिरने से होती है। तो भूकंप खुद में डेंजरस नहीं है, ऐसे बिल्डिंग्स जो गिर जाएं भूकंप में वो डेंजरस होते हैं। तो यदि आधे से ज़्यादा यहाँ पे मौतें होती हैं भूकंप के बिल्डिंग गिरने से, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है कि बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए जो कि भूकंप में नहीं गिरे, भूकंप रोधक बिल्डिंग हो। और इसके दो पैमाने होते हैं। एक तो है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंडियन स्टैंडर्ड्स इशू किया है हर तरह के बिल्डिंग के लिए कि उसको भूकंप अवरोधी कैसे बनाएं। वो कंक्रीट की बिल्डिंग और स्टील की बिल्डिंग के लिए तो है ही, वो ईंट की बिल्डिंग के लिए भी है, वो मिट्टी के बिल्डिंग के लिए भी है, वो पत्थर की बिल्डिंग के लिए भी है। तो हर तरह की बिल्डिंग के लिए क्या तकनीक इस्तेमाल करना है और कैसे बनाना है ताकि बिल्डिंग ऐसी नहीं हो कि वो लोगों के ऊपर गिर जाए। उसकी टेक्निक है और वो टेक्निक SOP हमारे पास है। लेकिन दूसरा है कि उसको हम कैसे अमल करें। उसके लिए लोग चाहिए जो ट्रेंड हैं
और जितने अभी ट्रेन लोग हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, उनसे ज़्यादा की ज़रूरत है और उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाकर काम करने की ज़रूरत होती है। नहीं, आपका कहना है कि लोग नहीं है या फिर तकनीक नहीं है हमारे पास, उस और भी उन्नत तकनीक की हमें ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत अभी क्या है कि जो तकनीक है वो पर्याप्त है लोगों की जान बचाने में, लेकिन वो तकनीक जो है अभी जो वर्ल्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और लेटेस्ट टेक्निक्स जो होता है उसके हिसाब से यदि हम अपने टेक्निक देखें तो वो पुराने हैं, उसके चलते वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ओके। और वो ज़्यादा मेहनत लगती है उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो नई टेक्निक भी हमें लाने की ज़रूरत है ताकि कॉस्ट कम किया जा सके, इफेक्टिवनेस बढ़ाया जा सके। लेकिन अभी जो टेक्निक है उसको भी इम्प्लीमेंट ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत है। ठीक है मूर्ति सर, यही सवाल जैसा कि रवि सर ने कहा कि हमारे पास तकनीक की भी कमी है, लेकिन जो तकनीक अभी हमारे पास है उस हिसाब से क्या हमारे पास ट्रेंड इंजीनियर्स हैं, क्या हमारे पास ट्रेंड आर्किटेक्ट्स हैं? अब चूंकि संवेदनशील इलाके हम जानते हैं कि 5 भागों में डिवाइड किया गया है, उन इलाकों में जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं क्या उनके आर्किटेक्ट को उनकी इस बात की जानकारी है कि किस तरह की बिल्डिंगें यहाँ होनी चाहिए? क्या वहाँ जो इंजीनियर्स बना रहे हैं क्या उन्हें जानकारी है? आपका क्या इस पर कहना है? जी, आज के तारीख में हमारे साथ कुछ 4000 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें 600 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं, 6 से 800 इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही कुछ 4 से 600 आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं जिसमें निर्माण के विषय में सिविल आर्किटेक्चर में भी सिखाया जाता है जी। लेकिन जो करिकुलम है उसमें भूकंप के विषय में बहुत कम मात्रा में सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को। तो ये कहना ज़रूरी है कि आज के तारीख में हमारी जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो जानकारी है डिज़ाइन के विषय में, भूकंप में निर्माण कैसे बर्ताव करेंगे, ये कम है और हमें इसको फॉर्मली लाना चाहिए। आने वाले समय में हमें शिक्षा के विषय में हमें और दबाव देना है और जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है उसमें जो मिनिमम जो बातें हैं जो डिज़ाइन की ओर जाते हैं वो उसमें डालना चाहिए। ये ज़रूरी है बोथ सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में और आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट्स में, दोनों में हमारी अभी बहुत काम बाकी है। इसके लिए हमारे पास शिक्षक ज़रूरत है, वो शिक्षक जो इस विषय को जानते हैं उसमें बड़ी मात्रा में कमी है आज भी। ओके। तो हम चाहेंगे कि पहले करिकुलम लगाने से पहले हम शिक्षक को तैयार करें, फिर उसके बाद करिकुलम लागू करें और फिर डिग्री प्रोग्राम में ये शिक्षा दी जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, तकनीक हैं, लेकिन क्या हमारे जो इंजीनियर्स हैं, क्या जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, क्या वो उस हिसाब से उनको बताया गया है, वो क्या उन्होंने उस बात की शिक्षा ली है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो किस तरह से अपने आप को वो हेल्प कर सकते हैं, या फिर इस तरह की बिल्डिंगें जब बन रही हो तो उनका क्या कुछ रोल हो सकता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। चूँकि कमल सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, इंडिया में कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे आगे और जानेंगे कि किस तरह की चीज़ें, और जैसा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उन इंजीनियर्स को और भी दक्षता उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, उन आर्किटेक्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की जब आपदाएं आएँ तो हम उन्हें कम से कम उनका न्यूनीकरण कर सकें। हम इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अत्याधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। Extreme cold can be life-threatening. During a cold wave, be aware of alerts on newspaper, radio, TV and mobile phone. Stock food, water and other necessities. Stock forage for livestock. Limit exposure to cold and stay in a warm place.
Cover head, neck, hands and feet to prevent heat loss and mouth to protect lungs. Wet clothing is deadly. Change immediately. Drink hot beverages to prevent dehydration and maintain body heat. Avoid alcohol. The signs of hypothermia are low body temperature, uncontrolled shivering, memory loss, disorientation, incoherence, slurred speech, drowsiness and exhaustion. The signs of frostbite are pale fingers, toes, earlobes and tip of nose. If you have these symptoms, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Keep warm. Be safe. Issued in public interest by National Disaster Management Authority. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भूकंप को लेकर, भूकंप राहत और बचाव। हमारे साथ कमल किशोर जी हैं जो कि मेंबर सेक्रेटरी भी हैं एनडीएमए से। कमल सर, जैसा कि वी.आर. मूर्ति सर ने कहा कि हमारे पास ठीक है तकनीक है, हमें और भी उसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन जो टीचर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्हें आज की परिस्थिति के हिसाब से, सिस्मिक जोन्स के हिसाब से, सिस्मोलॉजी के हिसाब से क्या उन्हें और भी ट्रेन करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। आज आपके कार्यक्रम में हमारे साथ दो देश के जाने माने शिक्षाविद जुड़े हैं जो भूकंप अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पिछले 25-30 सालों से काम कर रहे हैं। और जो बात प्रोफेसर साहब ने उठाई वो एकदम मैं उससे सहमत हूं और इस दिशा में सरकार एनडीएमए काफ़ी काम कर रही है। पिछले 3 वर्षों से आईआईटी बॉम्बे के साथ प्रोफेसर रवि सिन्हा की टीम के साथ हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम अर्थक्वेक रिसोर्स मटेरियल तैयार कर रहे हैं। खाली एलिट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए नहीं, सबके लिए, जिससे कि सारे सिविल इंजीनियर्स उनको बेसिक नॉलेज कम से कम हो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में। और जैसा कि प्रोफेसर मूर्ति ने कहा कि खाली रिसोर्स मटेरियल बनाने से काम नहीं बनेगा, हमें शिक्षक भी तैयार करने होंगे। तो वो प्रोग्राम रिसोर्स मटेरियल्स तैयार हैं और अभी शिक्षकों का प्रशिक्षण कि वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कैसे पढ़ाएं, ये चालू किया जा चुका है और हम इसको और भी अगले अच्छे स्केल तक ले जाना चाहते हैं। अभी सर एक रिपोर्ट कुछ साल पहले आई थी, मैं उस रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। एनडीएमए ने ही करवाई थी और आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्स इसको जारी किया गया था, प्रकाशित हुई थी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश के जो 56% जो एरिया है, जो क्षेत्र हैं, वहां लगभग 82% आबादी जो है वो निवास कर रही है और ये तमाम आबादी जो है वो बड़े भूकंप के प्रति काफी संवेदनशील है। ऐसे में कपल सर, जब हम कह रहे हैं कि 56% ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी संवेदनशील हैं और इस तरह के इलाकों में रहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए, चूंकि आप एनडीएमए से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे अभी जिस तरह से लोग घरों का निर्माण कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के आने के बाद से क्या सरकार की तरफ से, एनडीएमए की तरफ से उन लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की गई कि आप जिस मटेरियल का इस्तेमाल बाकी इलाकों में हो रहा है, मैदानी इलाकों में हो रहा है या फिर जो संवेदनशील क्षेत्र नहीं है वहां हो रहा है, क्या वही टेक्नोलॉजी आप भी इस्तेमाल करें या फिर आपकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग होनी चाहिए? जी, इस विषय में एनडीएमए बहुत काम कर रहा है और जो संस्थान हैं भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, इस विषय में काफी काम कर रहे हैं। मैं 2-3 चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा जी। एक तो जन साधारण में ये जागरूकता बढ़ाने के लिए कि अगर आप भूकंप की संवेदनशीलता वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है मकान बनाते या बनवाते वक्त। तो इसके लिए एक होम ओनर्स गाइड एनडीएमए ने कुछ समय पहले जारी की है। इसके अलावा जो कोड्स हैं, हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं, उसको कैसे एक साधारण भाषा में, यूजेबल भाषा में, एक एवरेज इंजीनियर जो लोकल लेवल पे काम करता है उसके लिए उसको यूजेबल कैसा बनाया जाए, इस पे काम किया गया है। इसके अलावा गाइडलाइंस बनाई गई हैं, रेट्रोफिटिंग कैसे की जाए, जहां पर भवन बन चुके हैं और वो भूकंप रोधी नहीं है, उनको हम कैसे सरल तरीके से, कम से कम लागत में, लेकिन आश्वस्त होकर के सुदृढ़ बना सकें कि वो भूकंप को सह सके। तो इन सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है और अगले कुछ वर्षों में हमारा प्रयास ये रहेगा कि जैसे हमारे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम है, उसी तर्ज पे हम भूकंप के लिए भी एक नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम शुरू करें। ठीक है,
रवि सर, ये भी काफ़ी मामला लगातार आ रहा है मीडिया के जरिए भी, तमाम रिपोर्ट्स के जरिए, कि जो इंटरनल माइग्रेशन है, लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, और इसको लेकर जो बोझ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, शहरों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ता जा रहा है। टाउन प्लानिंग की बात कई वर्षों से होती है, अर्थक्वेक को लेकर क्या हम टाउन प्लानिंग के साथ जोड़ सकते हैं या फिर दोनों सेपरेट सब्जेक्ट है? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। भारत की यदि हम अर्बन या शहरी पॉपुलेशन देखें तो अभी 1/3 के करीब है भारत की पॉपुलेशन का, वो 2040 तक आधा हो जाएगा और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो लोग शहर में आ रहे हैं वो ऐसे इलाके में अपना मकान बना रहे हैं, ऐसे इलाके में आके बस रहे हैं जहाँ की सुविधाएं बहुत कम है। तो हर तरह की तकलीफ रहती है। उसमें एक तकलीफ ये भी होती है कि जैसे मकान वो बना रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास साधन की कमी है, इसलिए चूंकि उनके पास नॉलेज की कमी है। तो ऐसे मकान बना रहे हैं जो कि यदि थोड़ा सा और मेहनत किया जाता तो वो भूकंप अवरोधी होता। आप जो कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और ऐसी जगह घर बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिलजुल के ये काम करना है। तो पहला काम तो ये है कि हमें पता है कि हमारे शहरों का आकार बढ़ने वाला है, तो हम जो शहर की प्लानिंग करते हैं वो इस बात को देखकर प्लान करें ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी हर तरह की जो रिक्वायर्ड सुविधाएं हों और वहाँ भी कैपेसिटी हो अच्छे मकान बनाने की। तो ये मिलकर करना है। तो ये कैसे करें उसके नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि इसको पहले से प्लानिंग कर लिया जाए। ऐसे में मूर्ति सर, जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आपने की, अब जो स्थितियां परिस्थितियां हमारे सामने हैं, कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं जोशीमठ को एग्जाम, हालांकि जोशीमठ का मामला कुछ अलग है, लेकिन जोशीमठ से पहले हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में लगातार फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स आ रहे थे, छोटे लेवल पे आ रहे, लेकिन वो आ रहे थे। लोग काफी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि पता नहीं भविष्य में कुछ बड़ा कोई संकट ना आ जाए। ऐसे में हमारे जो संस्थान है, तकनीकी संस्थान है, IITs हैं, उनका क्या कुछ रोल हो जाता है कि वो किस तरह से आगे आएं, सरकार के सामने आएं, बताएं, लोगों के सामने आएं, बताएं और कहें कि इस तरह से चीजें आप कीजिए तो आप जोखिम जो है वो कम कर सकते हैं? जी, तो इसमें दो हिस्से हैं, जवाब में दो हिस्से हैं। पहली बात है कि जो हम डिग्रीज दे रहे हैं, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें भूकंप के विषय जोड़ा जाए और ग्रेजुएट्स को सशक्त किया जाए कि वो भूकंप के बारे में, भूकंप के को से बचने के लिए जो डिज़ाइन है, भूकंप अवरोधक निर्माण, वो सीखें। वो पहली बात। दूसरी बात, जो इंजीनियर आर्किटेक्ट आज नौकरी कर रहे हैं, आज एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनका भी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। इसे कहते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन। जो डिग्री ले रहे हैं वो एजुकेशन है और ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। अब तीसरा विषय एक बनता है शोध का। जैसे एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs और NITs, इनमें शोध होना चाहिए कि भाई अभी जो निर्माण है उसमें क्या खामियां हैं, और वो जो अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं उसको करस्पॉन्डिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई आपके बायलॉज जो उपनियम हैं उनको बदलें आप। एक दूसरा, कुछ फीडबैक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मानक में भी बदलाव आनी चाहिए। उदाहरण के लिए 2016 में एक बदलाव आई थी, वो ये था कि आप देख रहे हैं आमतौर से शहरों में निर्माणों में नीचे के हिस्से में हम अपना पार्किंग करते हैं, सिर्फ डंडियों पे खड़ा करते हैं और नीचे पार्किंग कर लेते हैं। 2001 के भूकंप में ये देखा गया है कि ये सेफ नहीं है और अक्सर ये मात्र ये नीचे का जो मंजिल है वो धंस जाता है और बाकी सब डब्बे के जैसा रह जाता है। 2016 में नियम जब बदले गए तो उसमें एक प्राविधान डाला गया था जिससे ये हुआ कि उस पहली मंजिल की जो मजबूती है वो बढ़ाया जाए। और इससे आज हम पार्किंग भी कर सकते हैं और निर्माण भी सुरक्षित रहेगी भूकंप में। कहने का मतलब कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, हाँ, जो फर्स्ट मंजिल है वो काफी मजबूत बना है। नहीं, जब आप पार्किंग के लिए दीवारें सारे निकाल देते हो तो वो कमजोर हो जाती हैं। सारे दीवार जब निकालोगे तो हमें कुछ और डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो मात्र वो मंजिल जो है कमजोर हो जाती है। इसलिए कंक्रीट की दीवारें हम रेकमेंड किए थे, जो डिजाइन करके जितना उसमें साइज चाहिए, कितनी रीइंफोर्समेंट चाहिए, स्टील चाहिए, वो हो सकता है, उससे डिजाइन अच्छी तरह से हो सकता है। ओके कमल सर, चूंकि इतनी सारी बातें हो रही हैं, NDMA की तरफ जब भी इस तरह की आपदाएं आती हैं लोग NDMA NDRF की तरफ देखते हैं और एक ईश्वर का भी कहते हैं कि अब ये हमारे ईश्वर के दूत आ गए, अब हमें बचा ही लेंगे। और हमने देखा भी है, अभी जो एक रिपोर्ट आई और मैं आपको
मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि अभी बीते दिनों ही एनडीआरएफ के स्थापना दिवस भी था, उसमें भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए। उसमें ये रिपोर्ट आई कि बीते जब से इसकी स्थापना हुई है 2006 से 17 वर्षों में एनडीआरएफ ने लगभग 1.5 लाख लोगों की बहुमूल्य जिंदगियां बचाई हैं। तो ये ईश्वर का दूत भी लोग मानते हैं। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि ऐसे इलाके जहां की संकरी गलियां हैं, वहां लोग नहीं पहुंच पा सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो गाड़ियां हैं, फायर फाइटर्स है, वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह की शहरें हम आज देखते हैं कि भारत में हैं। वहां तक पहुंच बनाने के लिए या फिर और क्या कुछ ऑल्टरनेट हो सकते हैं कि एनडीएमए की पहुंच, उन जो फोर्सेस है उनकी पहुंच और भी आसानी से हो सके? जी देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। एनडीआरएफ ने तो वाकई बहुत अच्छा काम किया है, और आपदाओं में भी और भूकंप में भी। कुछ बरस पहले जब नेपाल में भूकंप आया था तो अंतर्राष्ट्रीय टीमों में सबसे ज़्यादा काम करने वाली और सबसे कारगर एनडीआरएफ की टीमें सिद्ध हुई थी काठमांडू में जब भूकंप आया था 2015 अप्रैल में। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि स्थानीय क्षमता, लोकल लेवल पे, नेबरहुड पे सिंपल क्षमता होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए एनडीआरएफ और एनडीएमए हम सभी राज्यों के साथ मिलकर के एसडीआरएफ की स्थापना करवा रहे हैं, उनकी क्षमता का विकास कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा लोकल लेवल पे कम्युनिटी लेवल पे क्या नो हाउ हो कि हम अगर भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं तो सही रिस्पॉन्स कर सकें अगर एक भूकंप आता है तो। इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार और जितने हमारे तकनीकी संस्थान हैं, हम कितना भी काम करें, लेकिन इस पूरी चीज का सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि हम भूकंप से सुरक्षा को एक जन आंदोलन बनाएं, सबकी इसमें भागीदारी रखें। हर स्कूल में जहां स्कूल जो भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में हैं, वहां समय समय पर भूकंप से संबंधित मॉक ड्रिल्स होते रहें, अस्पताल इस संदर्भ में तैयार रहें और समुदाय इस संदर्भ में तैयार रहें। और जैसा कि कमल जी ने कहा कि जो कम्युनिटी का रोल है वो बहुत ही अहम हो जाता है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। इस बात को भी सबको जानने और समझने की जरूरत। हम इसके और भी एक आध पहलुओं पे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अत्याधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। Extreme cold can be life-threatening. During a cold wave, be aware of alerts on newspaper, radio, TV and mobile phone. Stock food, water and other necessities. Stock forage for livestock. Limit exposure to cold and stay in a warm place. Cover head, neck, hands and feet to prevent heat loss and mouth to protect lungs. Wet clothing is deadly. Change immediately. Drink hot beverages to prevent dehydration and maintain body heat. Avoid alcohol. The signs of hypothermia are low body temperature, uncontrolled shivering, memory loss, disorientation, incoherence, slurred speech, drowsiness and exhaustion. The signs of frostbite are pale fingers, toes, earlobes and tip of nose. If you have these symptoms, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Keep warm. Be safe. Issued in public interest by National Disaster Management Authority. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के इस विशेष अंक में
आज हम बात कर रहे हैं भूकंप और राहत और बचाव को लेकर। हमारे साथ 3 बहुत ही खास मान जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले कमल जी ने कहा कि कम्युनिटी लेवल पे भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। रवि सर, मैं आपसे मेरा सवाल होगा कि किस तरह से जागरूक, क्योंकि हम एनडीएमए का रोल जानते हैं कि टीवी प्रचार के जरिए, अखबारों के जरिए, रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाने की बातें होती रहती हैं, लेकिन अभी भी देखा गया कि लोग उतने जागरूक नहीं हैं कि भूकंप के दौरान क्या कुछ करना चाहिए, उसके बाद उनका क्या कुछ रोल हो जाता है। तो एक सामुदायिक स्तर पर, लोकल कम्युनिटी के लेवल पर लोगों को क्या कुछ करने की जरूरत है? तो ये एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जितना नॉलेज है हमारे पास उसको कैसे यूज़ करें लोगों की सेफ्टी के लिए। और 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। एक तो है कि डायरेक्टली लोगों के पास रीच करना, जैसे एनडीएमए कैंपेन्स चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैंपेन चलाते हैं जो कि डायरेक्टली लोगों को सिखाते हैं स्कूल्स में जाकर या कम्युनिटी सेंटर्स में। दूसरा है कि जब भूकंप आएगा उसके बाद जो सामना करना होगा वो लोग और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्यूनिसिपैलिटी है, उनको मिलकर साथ में करना होगा। तो इससे जागरूकता का भी जो भी अभियान होता है वो दोनों को मिलकर भी करना पड़ेगा। मूर्ति सर, जिस बात का जिक्र रवि जी ने किया या फिर कमल जी ने किया, लोगों को भी इंडिविजुअल लेवल पे भी काफी जागरूक होने की जरूरत है। वो समझे, वो जाने। इसमें एनडीएमए की तरफ से कहा भी जाता है कि पहले आप खुद को सुरक्षित करें, फिर आप दूसरों को बचा सकते हैं। तो उस लिहाज से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, भूकंप में अगर हम तकनीकी तौर से देखें, अगर दीवारें नहीं गिरती हैं तो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड आपके लिए एक ऑप्शन है, या कुछ कहते हैं कि नहीं, आप बाहर चले जाओ, दीवारें नहीं गिर रही हैं। तो गिर रही हैं तो आपको ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट मिले। जैसे ये कुर्सी, इसकी कुर्सी के बगल में बैठे, ये मेज़ है, मजबूत मेज़ है, मजबूत मेज़ के नीचे बैठे। ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। कुछ मकान ऐसे हैं जो हमें पता है उसमें भूकंप अवरोधक प्राविधान नहीं है, उसके लिए हमें सेपरेट मैसेजिंग करना है। और जो हमारे पास कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सेपरेट मैसेजिंग करना है। तो ये थोड़ा हमें सोच के अलग अलग इलाके के, कहीं पे पत्थर के इमारत बने हैं, कहीं पे ईंट के, कहीं पे कंक्रीट के बने हैं, तो हमें भी थोड़ा उसको कस्टमाइज करना है। हमारा जो अवेयरनेस कैंपेन है थोड़ा लोकलाइज करना होगा। ठीक है। जैसे हमारे जो हिमालय के निर्माण हैं वो सदियों से आ रही हैं, उसमें अलग तौर के अवेयरनेस हमें दौड़ानी होगी। और जो हमारे शहर के जो निर्माण हैं उसमें अलग तरीके के। तो वी हैव टू बी, थोड़ा हमें उसमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें विशेषज्ञ कह रहे हैं कि देखिए, जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ की जो आबादी है, वहाँ पे आप किस तरह से इसको टैकल कर रहे हैं, उनके लिए अलग हैं। और जो मैदानी इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि जब इस तरह की चीज़ें हों, भूकंप हो, तो वो उससे कैसे अपना बचाव कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज तीनों ही मेहमानों की तरफ से आई। उम्मीद करें कि आप इस कार्यक्रम के जरिए भूकंप और भूकंप के दौरान, उससे पहले, उसके बाद किस तरह की इंडिविजुअल लेवल पे और साथ ही साथ कम्युनिटी लेवल पे भी, चूंकि आप खुद सुरक्षित होंगे तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक सामुदायिक तौर पर भी हम जानते हैं कितना अहम रोल हो जाता है एक समुदाय के, कम्युनिटी का। तो ये कुछ अहम जानकारियां आज के इस चर्चा से निकल कर सामने आए। उम्मीद करें कि आपको ये जो कार्यक्रम है इसके जरिए आपको बहुत अहम सूचनाएं आज मिली होंगी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। रवि साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मूर्ति सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस आपदा का सामना के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।